होगी। अपोकलिप्स की डेविल फ्रूट्स भी मैंगा की तरह काम करती थी। किसी एबिलिटी यूजर की मौत के बाद उसकी फ्रूट दुनिया में कहीं भी रैंडम लोकेशन पर फिर से पैदा हो जाती थी। इसी वजह से बाद में कई ताकतवर लोग कमजोर एबिलिटी यूजर्स का शिकार करने लगे थे ताकि उनकी फ्रूट्स दोबारा स्पॉन होकर उन्हें मिल जाएं। लेकिन सफलता की संभावना बेहद कम थी क्योंकि कोई भी रीस्पॉन लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। आओ चिंग ने फ्रूट को देखते हुए कहा, भैया ये फ्रूट पापा को देनी चाहिए, उन्हें इसकी एबिलिटी बहुत पसंद आएगी। सचमुच एक सर्जन के लिए सर्जरी फ्रूट से बेहतर डेविल फ्रूट शायद ही कोई हो सकती थी। ट्रेजर मिल चुका था, इसलिए मैं फिर से एज्योर ड्रैगन बन गया। आओ चिंग मेरी पीठ पर बैठ गई और हम तेजी से घर लौटने लगे। घर पहुंचने तक माता पिता थकर आराम करने वापस आ चुके थे। ल्यू मेंगचियन उनकी सेवा में लगी हुई थी और दोनों की खूब देखभाल कर रही थी। वहीं लिन कुई अभी भी नीचे ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। वह समझता था कि सिर्फ मेरा फॉलोअर बन जाना काफी नहीं है। अगर भविष्य में सम्मान और जगह चाहिए तो उसे अपनी ताकत खुद बढ़ानी होगी। बिल्डिंग के नीचे अब काफी लोग ज़ॉम्बीज मारने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइन स्पेस की रिवॉर्ड्स इतनी आकर्षक थीं कि हर कोई पॉइंट्स कमाना चाहता था। लेकिन सबसे सस्ती हाकी ट्रेनिंग मेथड खरीदने के लिए भी दर्जनों पॉइंट्स चाहिए थे, यानी उन्हें कई ज़ॉम्बीज मारनी पड़ती। लोग किचन नाइव्स, शॉवल्स, वुडन स्टिक्स और घर में मिलने वाले हर हथियार से ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे। लेकिन ज़ॉम्बीज की स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस उनसे कहीं ज्यादा थी। बार बार लोग घायल हो रहे थे या इन्फेक्शन का शिकार होकर खुद ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। लिन कुई ने मुझे लौटते ही सारी सिचुएशन की रिपोर्ट दी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा काम किया, थक गए हो तो आराम कर लो। मुझे उसका मेहनती रवैया पसंद आया। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए यही जिद और मेहनत जरूरी थी। पॉइंट्स की मदद से हाकी ट्रेनिंग मेथड मिलने के बाद भी उसकी हाकी अभी जागृत नहीं हुई थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हर लड़ाई के साथ उसका शरीर थोड़ा और मजबूत हो रहा है। कॉम्बैट कोच होने के कारण उसका शरीर पहले ही लगभग पीक कंडीशन पर था। लंबे समय बाद उसे फिर से ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा था, इसलिए वह इस अवसर को बहुत महत्व दे रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं बॉस, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट मत भूलना। इसके बाद मैं आओ चिंग को लेकर ऊपर चला गया। घर में घुसे ही देखा कि ल्यू मेंगचियन मां ल्यू युन के पैरों की मालिश कर रही थी। दिन भर की लड़ाई के बाद उनके शरीर में दर्द होना स्वाभाविक था। जैसे ही उसने मुझे देखा वह तुरंत खड़ी हो गई और आदर से बोली, मास्टर। मुझे फिर से लगा कि यह लड़की सचमुच समझदार है। लिन कुई और ल्यू मेंगचियन दोनों में भविष्य की संभावना थी। तभी आओ चिंग दौड़कर पिता के पास पहुंची और गर्व से अपनी छाती से ऑप फ्रूट निकालकर उनके सामने रखी। पापा, ये सर्जरी फ्रूट है, आप डॉक्टर हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रूट देखते ही ल्यू मेंगचियन का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और चुपचाप माँ की सेवा करती रही। वहीं आओ हाय ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। उन्होंने कभी वन पीस नहीं देखा था। फ्रूट को हाथ में लेकर बोले, तो इसे खाने के बाद मैं सर्जरी कर पाऊंगा? आओ चिंग ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया, आप एक खास स्पेस बना सकते हैं जिसके अंदर आप किसी भी चीज को काट सकते हैं। लेकिन पिता को पूरी तरह समझ नहीं आया। तब उसने उन्हें डिवाइन स्पेस में ऑप फ्रूट के वीडियोस दिखाए। एक एक एबिलिटी देखने के बाद एओ हाई की आंखें फैल गईं। डेविल फ्रूट की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। फिर भी उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये फ्रूट तुम दोनों भाई बहन रख लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर आप और माँ मजबूत होंगे तो मुझे आपकी चिंता नहीं रहेगी। मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूंगा। मेरी बात सुनकर आखिरकार वह मान गए। माता पिता कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने फ्रूट का एक बड़ा बाइट लिया। अगले ही पल उनका चेहरा सिकुड़ गया। आओ चिंग तुरंत चिल्लाई, मत चबाइए, डेविल फ्रूट्स बहुत गंदी होती हैं, बस निगल जाइए। आओ हाई ने जल्दी से फ्रूट निगल लिया और अपनी नई शक्ति महसूस करने लगे। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने हाथ उठाया और एक पारदर्शी रूम बना दिया। फिर सामने रखे मॉब को देखा और विचार किया। अगले ही पल उनकी पोजीशन मॉब के साथ बदल गई। मैं और आओ चिंग खुशी से उछल पड़े। फिर उन्होंने ज़ॉम्बी मारने वाली मिलिट्री नाइफ उठाई और सामने की टेबल पर वार किया। टेबल ऐसे दो टुकड़ों में बंट गई जैसे कागज हो। आओ चिंग उत्साह में बोली, पापा मुझे भी काट कर देखिए। आओ हाई पूरी तरह अवाक रह गए। तुम्हें काटूं? चाहे उन्हें फ्रूट की शक्ति समझ आ चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी को काटने का विचार फिर भी अजीब था। अभी मेरा कंट्रोल पूरा नहीं है, कहीं सच में चोट लग गई तो। लेकिन आओ चिंग जिद पर अड़ी रही। आखिर मैंने बात बदल दी, हमें और डेविल फ्रूट्स ढूंढनी चाहिए। अगर ज्यादा फ्रूट्स मिल गई तो हम पूरे बीएन सिटी पर राज कर सकते हैं। आओ चिंग की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी ट्रेजर डिटेक्शन एबिलिटी सिर्फ एक शहर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कीमती थी। अभी दुनिया में अनगिनत डेविल फ्रूट्स बिना मालिक के पड़ी थी या किसी मरे हुए एबिलिटी यूजर के बाद फिर से स्पॉन हुई थी। अगर हम इस मौके का फायदा उठाएं तो परिवार को और मजबूत बना सकते हैं और साथ ही भविष्य के लिए बेहद कीमती रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब दुनिया अपोकलिप्स के साथ अडेप्ट हो जाएगी तब बड़ी बड़ी फैक्शंस उभरेंगी। उस समय ये डेविल फ्रूट्स ट्रेडिंग अलायंसेस और पावरफुल फॉलोअर्स जुटाने के लिए अनमोल साबित होंगी। लेकिन मुझे अभी भी परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। तभी एओ हाई ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरे पास भी डेविल फ्रूट है। यहाँ ल्यू मेंगचियन और लिन कुई भी हैं, हम संभाल लेंगे। माँ ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। ल्यू मेंगचियन तुरंत बोली, मास्टर आप निश्चिंत रहें, हम अंकल आंटी का पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे सचमुच खुशी हुई। मैंने तुरंत लिन कुई और ल्यू मेंगचियन दोनों को 400 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए ताकि वे तेजी से मजबूत हो सके। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस में 10 पॉइंट्स खर्च करके एक प्राइवेट ग्रुप बनाया और उसमें परिवार के सभी लोगों को जोड़ दिया। अब मैं कहीं भी रहूं उनसे तुरंत संपर्क कर सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं और आओ चिंग घर से निकले, ट्रक में बैठे और शहर के बाहर की ओर चल पड़े। मैंने पूछा, अब कहाँ? आओ चिंग मुस्कुराई, डायरेक्शन मुझ पर छोड़ दो, मैं ट्रेजर रैट हूँ। ट्रेजर न भी मिले मेरी इंस्टिंक्ट बेकार नहीं जाती। पश्चिम वाले प्रोविंशियल कैपिटल चलते हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी बड़ी है और डेविल फ्रूट्स मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। प्रोविंस कैपिटल की ओर बढ़ने का फैसला करने के बाद
बाद मैंने आओ चिंग की इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और ट्रक को पश्चिम दिशा में मोड़ दिया। रास्ते में हम समय समय पर गाड़ी रोकते, ज़ॉम्बीज से लड़ते, स्टैमिना खत्म होने पर वापस ट्रक में आकर आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इस तरह लड़ाई और यात्रा साथ साथ चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यह बड़ा ट्रक ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। एओ हाओ को भी लगने लगा कि हमें किसी मजबूत ऑफ रोड व्हीकल की जरूरत है। प्रोविंस कैपिटल में प्रवेश करते ही हमें फर्क साफ दिखाई देने लगा। यहाँ ज़ॉम्बीज की संख्या बियन सिटी से कई गुना ज्यादा थी। जगह जगह मिलिट्री फोर्सेस तैनात थी और संगठित तरीके से ज़ॉम्बीज का सफाया कर रही थी। गोलियों और तोपों की आवाज लगातार गूंज रही थी। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज को गिराया जा रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि जब तक उनके दिमाग का कोर पूरी तरह नष्ट न हो वे फिर भी हिलते डुलते रहते थे। इसी दौरान हमारी बड़ी ट्रक को मिलिट्री चेक पॉइंट पर रोक लिया गया। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, आगे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उस दिशा में जाना मना है। उधर रेफ्यूजी शेल्टर बनाया गया है, हमारे सैनिक वहां तैनात हैं। वहां फूड और वाटर भी नियमित रूप से दिया जा रहा है, आप लोग वहीं चले जाइए। मैंने विनम्रता से धन्यवाद कहा। मैं जानता था कि देश इस डिजास्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह एपोकलिप्स सिर्फ इंसानी सिविलाइजेशन की ताकत से नहीं रुकने वाला। इसलिए मैंने शेल्टर की तरफ जाने के बजाय ट्रक घुमाई और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। फिलहाल हमारे पास दुनिया को बचाने की ताकत नहीं थी। हम वापस एक पुराने क्रॉस रोड पहुंचे और फिर उत्तर दिशा में लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा पश्चिम की ओर मुड़ गए। इस इलाके में मिलिट्री कंट्रोल नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बीज अभी भी हर जगह फैले हुए थे। कभी कभी किसी बिल्डिंग के बाहर सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज से लड़ते दिखाई देते। वे किसी तरह कुछ ज़ॉम्बीज मारते, फिर तुरंत बिल्डिंग के अंदर लौट जाते, आराम करते और बाद में फिर बाहर आकर पॉइंट्स कमाने की कोशिश करते। हर कोई एपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। ये एक शानदार ऑफ रोड व्हीकल थी, सिविलियन वर्जन की आर्मर्ड व्हीकल जैसी मजबूत और भारी। इसमें मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बाकी हर चीज मौजूद थी। ये लगभग वही व्हीकल थी जिसकी मुझे तलाश थी। इस समय एक युवा उस व्हीकल के अंदर छिपा हुआ था। उसने डोर में एक छोटा सा होल बना रखा था और वहीं से एक लंबा स्फीयर बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज पर हमला कर रहा था। हालांकि उसके लिए ज़ॉम्बी के सिर पर वार करना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ ज़ॉम्बीज मारने में सफल हो जाता था। मैंने अपनी ट्रक उस डोंगफंग मेंगशी व्हीकल के पास रोक दी। फिर मैं और आओ चिंग नीचे उतरे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदल गया और अपनी भारी बेसबॉल बैट घुमाते हुए आगे बढ़ा। ये बैट इतनी उपयोगी थी कि पॉइंट्स होने के बावजूद मैंने अब तक कोई स्पेशल वेपन एक्सचेंज नहीं किया था। दूसरी तरफ व्हीकल के अंदर छिपा युवक घबरा गया। उसने देखा कि उसके पास अचानक एक ट्रक आकर रुकी है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, एजर ड्रैगन बॉस, क्या एजर ड्रैगन बॉस भी मेरी गाड़ी लूटने आए हैं? वह अंदर बैठा बैठा तरह तरह की बातें सोचने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए और उसकी व्हीकल की विंडो पर नॉक किया। युवक ने सावधानी से डोर खोला। उसे पता था कि अगर एज्योर ड्रैगन बॉस सच में उसकी व्हीकल चाहते तो उसे रोकने की कोई ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए सहयोग करना ही बेहतर था। मैंने सीधे कहा, एक ट्रक, आधा कंटेनर डीजल और बदले में मुझे तुम्हारी ये व्हीकल चाहिए। युवक कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक ट्रक और आधा कंटेनर डीजल मेरी मेंगशी के बदले? उसने मन ही मन सोचा कि मैं शायद उसकी व्हीकल सीधे छीन लूंगा, लेकिन मैं तो बाकायदा एक्सचेंज की बात कर रहा था। उसने जल्दी ही हिसाब लगा लिया। वैसे भी व्हीकल बदलने के बाद ट्रक उसके किसी काम की नहीं रहने वाली थी और इतना डीजल वह अकेले इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसे मेरी असली योजना समझ में आ गई। मैं असल में बहुत कम कीमत देकर एक बेहतरीन व्हीकल लेना चाहता था। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, बॉस, मुझे ट्रक नहीं चाहिए, डीजल भी नहीं चाहिए, मैं आपको व्हीकल फ्री में दे देता हूँ। मैं थोड़ा चौंका। फिर तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने बिना झिझक जवाब दिया, बस मुझे अपने साथ ले चलिए। पिछले 2 दिनों में उसने एपोकलिप्स की असली भयावहता देख ली थी। अब उसके सामने एज्योर ड्रैगन जैसा ताकतवर व्यक्ति खड़ा था। अगर अभी उसने इस मौके को गंवा दिया तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उसे साफ दिख रहा था कि यह एक ऐसी जांग है जिसे पकड़ना ही होगा। उसकी मोटी चमड़ी देखकर मैं कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया। यह आदमी सचमुच बेशर्म था। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। युवक का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन मैंने आगे कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 30 पॉइंट्स देता हूँ, इससे तुम 3 कलर हॉकी ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। युवक की आंखें चमक उठी। बॉस, उसकी आवाज भावुक हो गई। आखिर एपोकलिप्स में शुरुआती 30 पॉइंट्स किसी खजाने से कम नहीं थे। मुझे साथ ले चलो ना, मैंने विल्डरनेस सर्वाइवल सीखी है, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मुझे साथ ले चलो ना, मुझे साथ ले चलो ना। वह एपोकलिप्स एंथुसियास्ट था। उसने खास तौर पर यह मोटी सिविलियन आर्मर्ड व्हीकल बनवाई थी और पूरा सर्वाइवल इक्विपमेंट सेट भी तैयार किया था। देखिए, ये गाड़ी मैंने खुद कस्टम बनवाई है और ये सारे उपकरण भी मैंने ही तैयार किए हैं। मैं सच में बहुत काम आ सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने काम करने हैं, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना संभव नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे विला के सारे ज़ॉम्बी साफ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास जो 30 से ज्यादा पॉइंट्स हैं उनसे तुम हॉकी ट्रेनिंग मेथड खरीद सकते हो और धीरे धीरे खुद भी मजबूत बन सकते हो। भले ही उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन हॉकी ट्रेनिंग मेथड मिलना भी कम नहीं था। कम से कम अब उसके पास इस एपोकलिप्स में सचमुच जिंदा रहने का सहारा था। मैं और आउचिंग उसके साथ उसके विला में गए और उसके ज़ॉम्बी बन चुके परिवार वालों और पालतू कुत्ते को खत्म कर दिया। अच्छी तरह ट्रेनिंग करना, एक दिन तुम भी एपोकलिप्स पावर हाउस बन सकते हो। बॉस, मेरा नाम लिन तियान है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अगर मैं आपको ढूंढना चाहूँ तो कहाँ आऊँ? उसकी जिद देकर मैंने सोचा, बताने में कोई नुकसान नहीं। अगर इस आदमी में सचमुच टैलेंट हुआ तो भविष्य में इसे अपने साथ लिया जा सकता है। मेरा नाम आओ हाउ है, मेरा घर बियान शहर में है। अगर तुम पैदल चलकर बियान शहर पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने पर विचार करूंगा। आओ हाउ सिर्फ पैदल बियान
टियान शहर पहुंचना है ना, मैं जरूर पहुंचूंगा। असल में सिर्फ जॉम्बी मारने से कोई फायदा नहीं होता, चाहे उनका सिर काट दो, लेकिन मरे हुए जॉम्बी बाद में दूसरे जॉम्बी खा जाते हैं और उनसे एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अगर जॉम्बियों को पूरी तरह खत्म करना है तो उनकी लाशों को आग लगाकर पूरी तरह जला देना होगा। लेकिन जब जॉम्बी की लाशें जलती हैं तो उनके शरीर में जमा वायरस हवा में फैल जाता है, जिससे हवा में वायरस की मात्रा और बढ़ जाती है और कमजोर लोगों के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ऊंचे तापमान पर वायरस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। यह सचमुच एक दुविधा है। इसका एकमात्र समाधान हाकी कल्टीवेशन है। हाकी असल में शरीर को चरम सीमा तक मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब शरीर पर्याप्त मजबूत हो जाए तब इंसान जॉम्बी, वायरस और जॉम्बियों दोनों से नहीं डरता। बाकी सारे तरीके सिर्फ अस्थायी समाधान है। काश तुम्हारा ट्रेजर स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो हम सारा डीजल अपने साथ ले जा सकते थे। अभी ईंधन सीमित है, इसलिए हमारी खोज का दायरा भी सीमित है। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? डेविल फ्रूट एबिलिटी डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता। और हाँ, ये जंक फूड कम खाया करो। थक जाओ तो डिवाइन स्पेस शॉप से एक वाटर मीट खरीद लेना, उससे ताकत जल्दी वापस आती है। यह सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया। जैसे ही सुना कि आगे कोई खजाना है, मैंने रास्ते में जॉम्बी मारना लगभग बंद कर दिया और पूरी स्पीड से आओ शिंग द्वारा बताए गए दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन जब हम आखिरकार वहां पहुंचे तो पता चला कि मामला आसान नहीं है। वहां एक फैक्ट्री थी जिसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई थी। बाहर बहुत सारी मशीनें और टूटी फूटी मेज कुर्सियां जमा करके बैरिकेड बनाया गया था ताकि जॉम्बी अंदर न घुस सके। बैरिकेड के पीछे लोगों ने फैक्ट्री के औजारों से लंबे डंडों वाले हथियार तैयार किए थे, जिनसे वे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले जॉम्बियों को मार रहे थे। फैक्ट्री के अंदर भी काफी लोग लगातार गश्त कर रहे थे ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस पाए। अगर कोई जॉम्बी जाली पर चढ़ने की कोशिश करता तो तुरंत कोई लंबा भाला लेकर उसे नीचे गिरा देता। ये जगह अब एक शुरुआती सेफ बेस बन चुकी थी और इससे साफ था कि यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोग साधारण नहीं है। तुम गाड़ी में ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा जॉम्बी हैं। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए सही जगह नहीं है। भैया आप भी सावधान रहना, ये लड़का पागल है। देखते जाओ कैसे जॉम्बी इसे फाड़ डालेंगे। हाँ, ये 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। आसपास के सारे जॉम्बी मेरी तरफ आकर्षित हो गए, लेकिन मैंने फिर भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की क्योंकि अब मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच चुका था। मेरी पहले से अच्छी शारीरिक क्षमता और 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग ने मुझे बेहद मजबूत आधार दिया था। ऊपर से मेरे पास हाकी जीनियस टैलेंट था जिससे मैं सीधे हाकी जागृत कर चुका था। साथ ही मेरी ट्रेनिंग स्पीड दोगुनी थी और पैसिव ग्रोथ भी लगातार चल रही थी। इसी वजह से एपोकलिप्स के दूसरे ही दिन मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच गया था। कॉपर स्किन रेल्म का मतलब सचमुच त्वचा का तांबा बन जाना नहीं होता। यह शरीर की बाहरी परत को मजबूत करने का पहला चरण होता है। जब त्वचा मजबूत हो जाती है तो शरीर को लगने वाले झटकों और हमलों का असर काफी कम हो जाता है। इसी के साथ ताकत, रक्षा, गति और रिकवरी भी बढ़ जाती है। एज्यूर ड्रैगन फ्रूट मुझे बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी अतिरिक्त शारीरिक शक्ति देता था, इसलिए मैं इंसानी रूप में भी आसानी से जॉम्बियों को मार सकता था और बिना क्षमता इस्तेमाल किए लड़ने से हाकी की ग्रोथ और तेज होती थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह डोंगफेंग मेंगशी आर्मर्ड व्हीकल है। वह आदमी आसानी से इस इलाके से निकल सकता था, लेकिन जानबूझकर हमारी बेस के सामने गाड़ी रोकर खड़ा है। जरूर उसकी नजर हमारी बेस पर है। क्या वह हमारी बेस छीनना चाहता है? क्या हमें लाओ झांग को बताना चाहिए? बॉस, बाहर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट आया है। उसने अकेले 100 से ज्यादा जॉम्बी मार दिए हैं और उसकी डोंगफेंग मेंगशी भी हमारी बेस के बाहर खड़ी है। सबको लगता है कि उसकी नजर हमारी बेस पर है। सचमुच बहुत खतरनाक इंसान है। जिस आसानी से वह जॉम्बी मार रहा है उसे देखकर बहुत दबाव महसूस हो रहा है। अगर उसका इरादा खराब हुआ तो क्या हम उससे लड़ भी पाएंगे? पूरे 1 घंटे बाद फैक्ट्री के उत्तरी गेट के बाहर के सारे जॉम्बी खत्म हो गए। मैंने अपने दर्द करते हाथ को झटका और सीधे फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया। मुझे अंदर जाकर एक चीज लेनी है। क्या लेने आए हो? जाहिर है मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं डेविल फ्रूट लेने आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह डेविल फ्रूट किसी बहुत छिपी हुई जगह पर है, वरना यहाँ के लोग उसे कब का खोज कर खा चुके होते। जैसे ही मैंने यह कहा, सामने खड़े लोग, दरवाजा खोलो। कब्जा किए हुए सैनिकों की कोई कहावत होती है ना, कुछ तो था, नकली चाल से दुश्मन को बहलाना। मैं भले ही एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन फौजी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सके। हमारे पास खुद खाने को कम है, तुम कहीं और जाओ। हाँ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूँ तो मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आम तौर पर बिना वजह लोगों पर हमला भी नहीं करता। उम्मीद है तुम लोग समझदारी दिखाओगे। धत्त तेरे की, हम इतने लोग हैं, हम तुमसे क्यों डरे? हिम्मत है तो अंदर आकर दिखा, देखते हैं कौन किससे डरता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। तभी एक अदृश्य दबाव चारों ओर फैल गया। मजदूरों को ऐसा लगा जैसे किसी राजा की भयंकर किंग ऑरा उनके सामने उतर आई हो। उनके दिलों में डर भर गया। कुछ लोग तो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। सबसे डरपोक लोग तो सीधे बेहोश हो गए। केवल लाओ झांग और कुछ लोग जिन्होंने हाकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मेरी तरफ देख पा रहे थे। यह तो निश्चित रूप से कॉन्करर्स हाकी है। बॉस, इसे अंदर आने दीजिए। इसके सामने झुकना शर्म की बात नहीं है। हाँ, ताकतवर ही राजा होता है, इसमें शर्म कैसी? मैंने कॉन्करर्स हाकी छोड़ने के बाद बातचीत जारी रखने का इरादा छोड़ दिया था। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बेसबॉल बैट पर काली चमक लिपट गई। मैंने पूरी ताकत से वार किया और मजदूरों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई बाधा एक ही झटके में टूट गई। लाओ झांग ने अपना हथियार कसकर पकड़ा, लेकिन आखिरकार हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वह सोच रहा था कि जॉम्बी का सिर ज्यादा मजबूत है या उसका अपना। आओ चिंग, इधर आओ। मेरी आवाज सुनते ही आओ। चिंग ने चाबी निकाली, गाड़ी से कूदकर नीचे उतरी और उछलती कूदती मेरी तरफ दौड़ी। वह अपनी छोटी नाक से सूंघती हुई मुझे गोदाम के पीछे ले जाने लगी। क्या बात है? हट जा यहाँ से, छोटे बदमाश। क्या कहा तूने? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत
हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे दरवाजे पर लटका दूंगी और साथ में इतनी खूबसूरत लड़की भी लाया है। किस क्लब से उठाकर लाया है इसे? अभी इसे फैक्ट्री के लड़कों के साथ। श्याओ यान, इसे मार डालो, मैं इससे लड़ूंगा। भाइयों सब साथ आओ, हमारी औरत का अपमान हुआ है, इस दुष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मुझे गाली देता तो शायद मैं नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे तो मैं उसे खून की कीमत चुकवाता हूँ। आओ चिंग। कई बार इंसानों का दिल ज़ॉम्बियों और राक्षसों से भी ज्यादा डरावना होता है। अब तुम ज़ॉम्बी मार सकती हो, लेकिन क्या तुम इंसान को मार सकती हो? व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें सताए तो उसे खून से सबक सिखाना होगा। अगर इस एपोकलिप्स में जीना है तो बेकार की दया छोड़नी होगी। जो मुझे नहीं छेड़ेगा मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, लेकिन जो मुझे छेड़ेगा वह चाहे कितनी भी दूर हो उसे खत्म कर दूंगा। वह डेविल फ्रूट यूजर है। आओ चिंग, एपोकलिप्स रूल याद रखो, जड़ से खत्म करो। अगर दुश्मनी पैदा हो गई है तो भविष्य का खतरा भी खत्म कर दो। भैया जिसने आपको गाली दी वह तो मर चुका है, बाकी लोग निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। आओ चिंग, यही तो एपोकलिप्स है। छोटी सी बहस भी जानलेवा संघर्ष में बदल सकती है और हर संघर्ष का अंत किसी न किसी की मौत या चोट से ही होता है। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि सिर्फ अपने दुश्मन को मार देना काफी है। मुझे लगता था मैं काफी निर्दयी हूँ, लेकिन आखिर में मेरी वही बेवजह की दया मेरी मौत का कारण बनी। इस जन्म में चाहे लोग मुझे शैतान ही क्यों न कहें, मैं फिर कभी नरमी नहीं दिखाऊंगा। हम उस जगह पहुंचे जिसे आओ चिंग महसूस कर रही थी। यह फैक्ट्री की कैंटीन का फूड स्टोरेज था। मैंने एक ही बार में दरवाजा तोड़ दिया और नीचे दबे हुए एक फलों की टोकरी में छिपा डेविल फ्रूट निकाल लिया। यह भी एक ऐसा फल था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा मैंने देखा कि मेरी गाड़ी गायब थी। हालांकि आओ चिंग चाबी निकाल चुकी थी, लेकिन दुनिया में ताले खोलने वाले उस्तादों की कमी नहीं थी। मैं तुरंत एज़्योर ड्रैगन बन गया और आओ चिंग को लेकर आसमान में उड़ गया। कुछ ही देर में मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दे गई। मैं आसमान से नीचे झपटा और एक ही टक्कर में गाड़ी पलट दी। बॉस प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज वापस गाड़ी में बैठने के बाद आओ। चिंग पूरे रास्ते चुप रही। आज उसने पहली बार मुझे इतनी बेरहमी से लोगों को मारते देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैं उसका वही पुराना भाई नहीं हूँ। आप बहुत डरावने हो। आओ चिंग, याद रखो अब एपोकलिप्स है। हमारे परिवार के अलावा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। भैया क्या आप रीबर्थ होकर आए हो? क्या आप सच में दोबारा जन्म लेकर आए हो? मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी थी? इसे अचानक ऐसा क्यों लगा? आपने पागलों की तरह राशन जमा किया, माँ को छुट्टी लेकर इसे घर लाने के लिए मजबूर किया और आपको सब कुछ पहले से पता था, और घर लौटने के बाद से आप बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे आप कोई और इंसान हो। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो आप रीबर्थ होकर आए हो या फिर किसी और आत्मा ने आपका शरीर ले लिया है। आखिरी बात कहते समय उसकी आवाज कांपने लगी। वह मेरी तरफ देखने से भी डर रही थी। उसे डर था कि उसका भाई अब वही इंसान नहीं रहा। अरे ओ पगली, मुझे पता था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया पिछले जन्म में आपकी मौत कैसे हुई थी? क्या मैं वहाँ भी इतनी ताकतवर थी? और मम्मी पापा कैसे थे? तुम सब मर गए थे। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। फैक्ट्री छोड़ने के बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जहाँ भी ज़ॉम्बियों के झुंड मिलते हम उतरकर उनसे लड़ते। हाकी को मजबूत करने के लिए मैंने एज़्योर ड्रैगन पावर का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। आओ चिंग अभी तक हाकी अवेकनिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी ताकत कम थी, लेकिन ट्रेजर माउस फॉर्म की स्पीड के सहारे वह भी आराम से ज़ॉम्बियों से लड़ लेती थी। इस तरह हम लगातार 3 दिन पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। 3 दिनों में हमें एक भी नया डेविल फ्रूट नहीं मिला। इससे आओ चिंग का उत्साह थोड़ा कम हो गया। उसे तो लगने लगा कि शायद उसकी क्षमता में ही कोई समस्या है, लेकिन मैंने उसे बताया कि यही सामान्य बात है। पिछले जन्म में जब मैं दूसरे चरण तक जिंदा था तब एक बड़ी शक्ति द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 से थोड़ा अधिक अलग अलग एबिलिटी यूजर्स पाए गए थे। भैया हमें उस दिशा में जाना चाहिए। आओ। चिंग ने सड़क किनारे निकलने वाले एक छोटे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने नक्शा देखा और हैरान रह गया। वह रास्ता सीधे पहाड़ों के अंदर जाता था। पिछले जन्म में भी कई लोग पहाड़ों में छिप गए थे। वे इंसानों की भीड़ से तो बच गए, लेकिन मजबूत बनने का मौका खो बैठे और अंत में जंगलों में मारे गए। मुझे लगा है वहाँ कुछ अच्छा मिलेगा। आओ चिंग खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि इंट्यूशन जैसी चीज पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। इसीलिए मैंने गाड़ी सीधे पहाड़ों की ओर मोड़ दी। रास्ते में कोई जंबी नहीं था, इसीलिए गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। आओ चिंग आगे पैर हिलाते हुए बैठी थी, स्नैक्स खा रही थी और डिवाइन स्पेस फोरम में वीडियो पोस्ट देख रही थी। भैया अभी मैंने एक पोस्ट देखी, कोई आदमी रो रहा था कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला। अरे अरे ये चेहरा क्यों बना रहे हो? पता है वह आदमी कौन है? वह खुद वेइतियान था। शायद बेचारा लेखक गुस्से से फट ही गया होगा। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में भी उसका कोई खास नाम नहीं बना था। भले ही दुनिया उसी की बनाई कहानी जैसी हो गई थी, लेकिन अब उसका मूल लेखक से कोई खास संबंध नहीं बचा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैंने तय किया कि आज रात सड़क किनारे ही रुकेंगे। जैसे ही हमने एक पहाड़ी मोड़ पार किया, सामने दूर रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब था कि वहाँ इंसान मौजूद है, लेकिन एपोकलिप्स में सबसे कम भरोसेमंद चीज इंसान ही होते हैं। मैं निर्दयी जरूर था, लेकिन बेगुनाह लोगों को यूं ही नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। फिर भी इंसानों का दिल पढ़ना मुश्किल होता है। किसी अजनबी के यहाँ रुकना बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने सड़क किनारे ही गाड़ी रोक दी। वहाँ की रोशनी का थोड़ा फायदा लेते हुए हमने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आओ चिंग ने गाड़ी के पीछे से कैंपिंग इक्विपमेंट निकाला और एक बड़ा टेंट लगाना शुरू कर दिया। हालांकि एपोकलिप्स बेहद खतरनाक था। मेरी सावधानी भरी देखभाल में आओ चिंग को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक तरह का एक्साइटमेंट महसूस हुआ। भाई क्या हुआ? ये सी झोंग क्या है? यानी ये किस चीज का एंट्री पॉइंट है? भाई क्या आपने कभी ज़ॉम्बी की आवाज सुनी है? ज़ॉम्बी तो वैसे बोलते नहीं है, क्योंकि उनका शरीर सड़ चुका होता है और उनकी वोकल कॉर्ड्स भी खराब हो जाती हैं, इसलिए वे आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी इवॉल्व होते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है और उन्हें बेसिक ह्यूमन फंक्शंस वापस मिलने लगते हैं, जैसे आवाज निकालना। लेकिन इसके लिए कम से कम
1 स्टार ज़ॉम्बी होना जरूरी होता है। अभी जो ज़ॉम्बी हैं वे बिना लेवल के हैं, उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है और हड्डियां सख्त होती हैं, लेकिन उन्हें हराना मुश्किल नहीं होता। यहाँ तक कि आम इंसान भी उन्हें मार सकता है। लेकिन जब वे इंसानी मांस खाकर खुद को रिपेयर कर लेते हैं तो उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वे ह्यूमन लाइक कॉम्बैट भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तब वे 1 स्टार ज़ॉम्बीज यानी मीट ईटर्स बन जाते हैं और उन्हें हराने के लिए कम से कम कॉपर स्किन रियल्म चाहिए होता है। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, तुम कार में वापस जाओ। अगर सिर्फ सामने वाले ज़ॉम्बी होते तो ठीक है, लेकिन अगर 2 स्टार ज़ॉम्बी आ गया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं अभी सिर्फ कॉपर स्किन रियल्म में हूँ और ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए आयरन बोन रियल्म चाहिए। लेकिन अभी अपोकलिप्स को शुरू हुए सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं होने चाहिए। मैंने आउचिंग को गाड़ी में भेज दिया और ह्यूमन ड्रैगन फॉर्म में स्टील की छड़ लेकर आवाज की दिशा में बढ़ गया। पास जाकर देखा तो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो पहाड़ी इलाके में था और बहुत जर्जर हालत में था। पक्का यह दुनियावी बिजनेस की पैकेजिंग वाला टाओइस्ट टेंपल नहीं है। यहाँ सच में असली टाओइस्ट प्रीस्ट होंगे। मेरे चेहरे पर काली लकीरें पड़ गईं। इतना बड़ा गंजा सिर और मेंटल क्वालिटी इतनी कमजोर। मैं पैर उठाकर टाओइस्ट टेंपल में घुसने ही वाला था कि तभी मुख्य हॉल की जर्जर दीवार जोरदार आवाज के साथ ढह गई। एक काली त्वचा वाला टाओइस्ट रोब पहने बूढ़ा आदमी पागलों की तरह एक इंसान के ऊपर झपटा हुआ था और उसे नोच नोच कर खा रहा था। जमीन पर कई विक्टिम्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। दृश्य बेहद भयानक था। बूढ़े टाओइस्ट प्रीस्ट ने आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा। जिस पल उसकी नजर मेरी नजर से मिली, मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि गड़बड़ हो गई। ये फ्लैश ईटर नहीं बल्कि ज़ॉम्बी है। बूढ़ा टाओइस्ट प्रीस्ट खाते समय भी अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखे हुए था। उसके सूखे हाथों पर नुकीले क्लॉज उगे हुए थे और उसके मुंह में 4 नुकीले दांत थे। ये साफ तौर पर ज़ॉम्बी की पहचान थी। ज़ॉम्बी फ्लैश ईटर होते हैं। आगे इवॉल्व होने के दौरान वे अपने शरीर को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में ज़ॉम्बी वायरस का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे वायरस शरीर के अंदर जमा हो जाता है और पूरी तरह डाइजेस्ट होने से पहले की अवस्था में रह जाता है। जमा हुआ वायरस ज़ॉम्बी के शरीर को कठोर बना देता है, लेकिन साथ ही उसे कॉपर स्किन और आयरन बोन्स जैसा मजबूत शरीर भी दे देता है, जिससे उसे मारना बेहद मुश्किल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि उसकी फेटल वीकनेस अब भी उसका सिर ही है। जब तक उसका सिर काट दिया जाए या पूरी तरह कुचल दिया जाए वह मर जाएगा। इतने सुनसान इलाके में भला उसे इवॉल्व होने के लिए इतना वायरस कहां से मिला होगा। तभी वह ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट अपने हाथ में पकड़ी आधी खाई हुई लाश को फेंककर एक छलांग में मेरी तरफ झपटा। ज़ॉम्बी का शरीर भले ही कठोर था, लेकिन इस छलांग के बाद वह पल भर में मेरे सामने पहुंच गया। मैंने जल्दी से बेसबॉल बैट उठाकर बचाव किया। ज़ॉम्बी ने एक ही बार में काट लिया और बेसबॉल बैट पर 4 गहरे दांतों के निशान बन गए। मैंने उसके चेहरे की ओर जोर से एक गर्म सांस छोड़ी, लेकिन उससे केवल उसके बाल और कपड़े जल पाए। उसकी त्वचा और मांस थोड़ा काला जरूर पड़ गया, लेकिन उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट गुस्से में दहाड़ा और अपने नुकीले क्लॉज लहराते हुए फिर से मेरी ओर झपटा। थंडर बागवा। भले ही मैं कॉन्करर हकी कोटिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बिजली से लिपटी हुई बेसबॉल बैट में सचमुच थंडर बागवा जैसी कुछ ताकत आ गई थी। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ और फिर हल्की दरार पड़ने की आवाज आई। ये खास तौर पर मोटी और भारी बनवाई गई बेसबॉल बैट सीधे बीच से टूट गई और इसकी उपलब्धि सिर्फ इतनी थी कि उसने ज़ॉम्बी की खोपड़ी में एक छोटी सी दरार डाल दी। ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट ने फिर एक दहाड़ लगाई और अपने सड़े हुए बदबूदार नुकीले दांत दिखाते हुए मेरी तरफ झपटा। आओ चिंग, जमीन के अंदर घुस जाओ। जब तक मैं इसे मार न दूं बाहर मत निकलना। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक फ्लैश कॉर्प्स होगा, लेकिन यह तो 2 सितारा ज़ॉम्बी निकला। ऐसे ज़ॉम्बी के पास भयानक ताकत, कॉपर स्किन और आयरन बोन्स होते हैं। मानव सभ्यता के आर्मर्ड व्हीकल्स भी इसके सामने बेकार हैं। आओ चिंग जानता था कि वह मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुरंत ट्रेजर माउस में बदलकर जमीन के अंदर घुस गया। इस समय मैं थोड़ा हाँफ रहा था। लगातार 2 बार हीट ब्रेथ और बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करने से मेरी स्टैमिना तेजी से खत्म हो रही थी। ऊपर से अभी अभी के प्रहार ने मेरे शरीर के अंदर ब्लड एनर्जी को भी उथल पुथल कर दिया था। ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट ने फिर छलांग लगाई और पल भर में मेरे करीब पहुंच गया। उसकी 10 काली सूखी उंगलियां नुकीले क्लॉज की तरह सीधे मेरी ओर बढ़ी। मैंने जोर से दहाड़ लगाई और अपने ड्रैगन क्लॉज से उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों के बीच ताकत की सीधी टक्कर शुरू हो गई। हालांकि यह ज़ॉम्बी 2 सितारा स्तर तक पहुंच चुका था और सिद्धांत रूप से इसे टक्कर देने के लिए इंसानों को आयरन बोन रेल्म में होना चाहिए था, लेकिन एज़्योर ड्रैगन द्वारा मजबूत किए गए शरीर की बदौलत मैं कुछ समय तक उससे बराबरी कर पा रहा था। दोनों जमे हुए थे कि तभी ज़ॉम्बी ने अचानक अपना सिर आगे बढ़ाया। मैंने दिल कठोर किया और अपना सिर नीचे झुकाकर अपने सिर पर मौजूद ड्रैगन हॉर्न से उसके माथे पर वार कर दिया। ड्रैगन हॉर्न बेहद नुकीला था और सीधे उसकी आंख के गड्ढे में घुस गया। ज़ॉम्बी दर्द से दहाड़ उठा। उसका सिर बुरी तरह घायल हो गया। अगर कोई सामान्य जीव होता तो इसी वार से मर जाता, लेकिन ज़ॉम्बी अलग था। उसकी खोपड़ी बेहद मजबूत थी। उसने अपना सिर ड्रैगन हॉर्न से खींचकर बाहर निकाला और फिर एक और दहाड़ लगाई। तभी उसकी दोनों भुजाएं हल्की सी मुड़ गईं। मेरी आंख फड़क उठी। ज़ॉम्बी के शरीर के कठोर होने का कारण उसके अंदर जमा ज़ॉम्बी वायरस था। जब वह इन वायरस को पूरी तरह अब्सॉर्ब और फ्यूज कर लेता है तो उसके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी वापस आ जाती है। अभी उसकी भुजाओं का मुड़ना इस बात का संकेत था कि वह वायरस को तेजी से अब्सॉर्ब कर रहा
रहा है, अब और देर करना खतरनाक था। मैंने जोरदार दहाड़ लगाई और उसकी भुजाएं झटक खुद को मुक्त किया, फिर एज्योर ड्रैगन में बदलकर आसमान में उड़ गया। मेरी ड्रैगन टेल बिजली की तेजी से नीचे गिरी और ज़ॉम्बी को जोरदार झटका दिया। उसी समय एक थंडरबोल्ट भी उस पर गिरा, जिससे उसका शरीर और अधिक झुलस गया। चाहे उसके पास कॉपर स्किन और आयरन बोन्स थे, फिर भी उसके शरीर पर अनगिनत घाव बन गए। विंड एंड क्लाउड सर्ज। एज्योर ड्रैगन नीचे झपटा और अपने ड्रैगन क्लॉज से ज़ॉम्बी की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। तेज हवाओं से उसका संतुलन बिगड़ चुका था और वह ताकत नहीं लगा पा रहा था। मैं उसे सीधे आसमान में ले गया। मैंने दहाड़ लगाई और पूरी शक्ति से ड्रैगन क्लॉज दबाए उसे दो हिस्सों में फाड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़ॉम्बी भी अंदर की ओर पूरी ताकत लगा रहा था। मैं उसे फाड़ नहीं पाया। मेरा रेल्म अभी भी बहुत कम था। एज्योर ड्रैगन बनने के बाद मैं उसे दबा तो सकता था, लेकिन मारना आसान नहीं था और सिर्फ कुछ ही पलों में मुझे थकान महसूस होने लगी। अगर मैं सिर्फ ड्रैगन फॉर्म में उड़ता रहता तो और देर तक टिक सकता था, लेकिन लड़ाई में मेरी शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। मैं फिर ऊपर उड़ा और ड्रैगन क्लॉज में जकड़े ज़ॉम्बी को पूरी ताकत से नीचे फेंक दिया। एक भयंकर धमाके के साथ उसका शरीर टाओइस्ट टेम्पल के मुख्य हॉल में जा टकराया। वह जोर से जमीन पर गिरा। उसका शरीर घावों से भर गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं गिरा। मैं भी जमीन पर उतरा और वापस मानव रूप में आ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। यह पहली बार था जब मैंने एज्योर ड्रैगन फॉर्म में पूरी ताकत से लड़ाई की थी। यह सचमुच बेहद शक्तिशाली था, लेकिन मेरे वर्तमान स्तर के लिए अभी भी बहुत ज्यादा था। काइडो की ताकत इसलिए भयानक थी क्योंकि वह खुद ही एक ऐसा अस्तित्व था जो अकेले एक देश को मिटा सकता था। एज्योर ड्रैगन फ्रूट तो उसके लिए सिर्फ बोनस था, जबकि मैं पूरी तरह डेविल फ्रूट की शक्ति पर निर्भर था। इसलिए हमारी ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। थोड़ी देर में मेरी स्टेमिना कुछ वापस आई और ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट भी दोबारा खड़ा हो गया। मैंने फिर ह्यूमन बीस्ट फॉर्म धारण की और आर्मामेंट हाकी को ड्रैगन क्लॉज पर चढ़ाकर उससे लड़ाई जारी रखी। आर्मामेंट हाकी और ड्रैगन स्केल्स की दोहरी सुरक्षा ज़ॉम्बी वायरस को शरीर में घुसने से रोक सकती थी, लेकिन अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो अंत में मैं थकर मर जाऊंगा। मुझे एक हथियार चाहिए था। एक और टक्कर के बाद मैं तेजी से पीछे हटा, लेकिन अब डिवाइन स्पेस में जाकर हथियार खरीदने का समय नहीं था। आउचिंग के पास भी पर्याप्त पॉइंट्स नहीं थे। तभी मेरी नजर टूटी हुई मूर्ति के पास पड़े एक लोहे के डंडे पर पड़ी। मुझे अचानक याद आया कि यह लेइजू टेम्पल था। यह बांस की गांठों जैसा दिखने वाला लोहे का डंडा वास्तव में लेइजू की मूर्ति के हाथ में मौजूद स्टील व्हिप था। मैं तुरंत वहां दौड़ा और उसे उठा लिया। मूर्ति विशाल थी, इसलिए यह स्टील व्हिप भी सामान्य हथियारों से कहीं बड़ा और भारी था। आमतौर पर ऐसे व्हिप टाइप हथियार 80 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं होते, लेकिन यह लगभग 1.2 मीटर लंबा था। इसका शरीर भी ज्यादा मोटा और वजनदार था। मेरी मौजूदा ताकत के लिए यह बिल्कुल सही था। जैसे ही मैंने स्टील व्हिप उठाया, ज़ॉम्बी टाओइस्ट प्रीस्ट फिर से मेरी ओर टूट पड़ा। उसका शरीर लगभग बिखर चुका था, लेकिन उसकी आक्रामकता अब भी कम नहीं हुई थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रहार किया। इसके बाद मैं ह्यूमन बीस्ट फॉर्म से बाहर निकल आया। मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उस भारी स्टील व्हिप को पकड़े रख सकूं। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और पूरे शरीर में असहनीय दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। जमीन के नीचे छिपा आओ छिंग जब लड़ाई की आवाजें बंद हुई तो सावधानी से बाहर निकला। मुझे जमीन पर बैठा हांफते देकर वह दौड़ कर आया और मुझे रैट मीट तथा फ्रेश वाटर लाकर दिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोनों टूटे हुए टाओइस्ट टेम्पल के अंदर गए। प्रवेश द्वार पर मिला वह गंजा आदमी लड़ाई के प्रभाव में पहले ही मर चुका था। मंदिर के अंदर हर जगह टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे हुए सामान पड़े थे। जमीन पर कई विक्टिम्स की लाशें थीं। पीछे का हॉल वह जगह थी जहां बूढ़ा टाओइस्ट प्रीस्ट रहा करता था। मुख्य हॉल ढहने के बावजूद यह हिस्सा अब भी सही सलामत था। यहाँ सुरक्षित होना चाहिए। मैंने फैसला किया कि आज रात यहीं आराम करेंगे। मैंने आर्मर्ड व्हीकल को दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया ताकि कोई इंसान या ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। फिर एक कुर्सी लेकर आंगन में बैठ गया और रात के आसमान को देखने लगा। तभी मेरे मन में एक विचार आया और मेरी चेतना डिवाइन स्पेस में प्रवेश कर गई। क्योंकि तुम पहले व्यक्ति हो जिसने स्टार रैंक ज़ॉम्बी को मारा है, तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। और क्योंकि तुमने अपोकलिप्स शुरू होने के 10 दिनों के भीतर स्टार रैंक ज़ॉम्बी को मारा है, रिवॉर्ड क्वालिटी बढ़ा दी गई है। साथ ही तुमने सीधे 2 स्टार ज़ॉम्बी का वध किया है, इसलिए रिवॉर्ड क्वालिटी एक बार फिर बढ़ाई गई है। कृपया नीचे दिए गए 3 टाइटल्स में से एक चुनो। टाइटल। ये सुनते ही मैं उत्साहित हो गया। टैलेंट की तरह ही टाइटल भी बेहद दुर्लभ चीज थी। पिछली जिंदगी में मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मुझे कभी कोई टाइटल नहीं मिला। पहला टाइटल ज़ॉम्बी किलर, ज़ॉम्बीज को होने वाला डैमेज स्थायी रूप से 2 गुना। दूसरा टाइटल बाउंटी हंटर, ज़ॉम्बीज को मारने पर मिलने वाले पॉइंट्स स्थायी रूप से 2 गुना। तीसरा टाइटल डिवाइन मेंबर, डिवाइन स्पेस का सम्मानित सदस्य बनो। तुम्हें एक बार किसी वस्तु को 90% डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिलेगा और भविष्य में डिवाइन स्पेस की हर खरीद पर 20% डिस्काउंट मिलेगा। तीनों टाइटल्स बेहद आकर्षक थे। तेजी से मारना और ज्यादा कमाना दोनों शानदार थे। सामान्य तौर पर तेजी से मारना बेहतर होता क्योंकि उससे कमाई भी बढ़ती और अधिक शक्तिशाली ज़ॉम्बीज को चुनौती देना भी संभव होता, लेकिन ये दोनों भी तीसरे टाइटल के सामने फीके थे। डिवाइन मेंबर, एक बार 90% डिस्काउंट और हमेशा के लिए 20% डिस्काउंट। डिवाइन स्पेस में 2 यूनिक एक्सचेंज आइटम्स थे, इनविजिबल ब्लैक ब्लड लाइन फैक्टर और डेविल फ्रूट के साइड इफेक्ट्स हटाने वाली डीमन ट्रांसफॉर्मेशन पोशन। दोनों की कीमत 100 मिलियन
पॉइंट्स थी, लेकिन 90% डिस्काउंट से उन्हें सिर्फ 10 मिलियन पॉइंट्स में लिया जा सकता था और बाकी सारी खरीदारी भी सस्ती हो जाती। मैं इस सुविधा का इस्तेमाल करके बीच का व्यापारी बनकर भारी मात्रा में पॉइंट्स कमा सकता था। सोचने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने तुरंत तीसरा टाइटल चुन लिया, डिवाइन मेंबर। इसके बाद मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला। नाम आओ हाउ, टैलेंट हॉकी जीनियस, टाइटल डिवाइन मेंबर, डेविल फ्रूट, फिश फ्रूट, एज्योर ड्रैगन फॉर्म, रियल्म ब्रोकन बॉडी कॉपर स्किन, इक्विपमेंट लेजू विप टेल, पॉइंट्स 9655। मैंने अचानक देखा कि इक्विपमेंट सेक्शन में सचमुच कुछ मौजूद था। लेजू विप, मैंने अपने पास रखे उस बैम्बू जॉइंट स्टील विप को देखा। ये लेजू टेंपल में पूजी जाने वाली लेजू की मूर्ति का हथियार था, लेकिन आखिर यह तो एक सामान्य वस्तु ही थी, फिर इसे इक्विपमेंट क्यों माना गया और इसके साथ ये टेल शब्द भी क्यों जुड़ा था? मेरी पुरानी बेसबॉल बैट ने भी तो इतने ज़ॉम्बीज मारे थे, फिर उसे कभी इक्विपमेंट नहीं माना गया। मैंने स्टील विप को अपनी गोद में रखा और ध्यान से उसका निरीक्षण करने लगा। आखिर इसमें ऐसा क्या खास था? स्टील विप पूरी तरह जंग खा चुकी थी। साफ था कि यह कई सालों से यहाँ रखी हुई थी और शायद हजारों लोगों ने इसकी पूजा की होगी। इसमें कुल 18 जोड़ जॉइंट्स थे और हर जोड़ पर कुछ टाओइस्ट सिंबल्स और टैलिस्मन्स बने हुए थे। मैं सोच में पड़ गया। डेविल फ्रूट अप्रेजल फीस सिर्फ 1000 पॉइंट्स थी। मेरे लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अभी इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं थी। फिलहाल हमें उस फ्रूट की आवश्यकता नहीं थी। जब हम वापस घर पहुंचेंगे तब इसकी पहचान कर लेंगे। इसी दौरान दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा हो चुका था। हमारे ऊपर वाली मंजिल में रहने वाले चेन फैमिली के बाप बेटे को पता चल गया था कि हमारे पास बहुत सारा राशन जमा है। उस समय घर में सिर्फ माँ और लियू मेंकियन थी। डैड और लिनकुई नीचे ज़ॉम्बीज से लड़ने गए हुए थे। चेन फैमिली के बाप बेटे ने मौका देकर माँ और लियू मेंकियन पर हमला कर दिया ताकि वे घर और राशन पर कब्जा कर सकें। शुक्र है कि लियू मेंकियन पहले से सतर्क थी। जैसे ही उन्होंने हमला किया, उसने तुरंत पलटवार किया और दोनों को मार डाला। माँ ये सब देखकर बहुत डर गई थी। हालांकि उन्होंने भी पहले ज़ॉम्बीज को मारा था, लेकिन किसी इंसान को अपने सामने मरते हुए देखना उनके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। जब लिनकुई वापस लौटा और उसे पूरी बात पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने पहले ही वादा किया था कि वह बॉस की फैमिली को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगा। गुस्से में उसने सीधे चैन फैमिली का दरवाजा तोड़ दिया। लिनकुई की रूथलेसनेस देखकर मैं भी हैरान रह गया। उसने कहा कि वह लकड़ियां इकट्ठा करके सीढ़ियों को ब्लॉक कर देगा ताकि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाया जा सके। लिनकुई पहले एक साधारण आदमी था, लेकिन एपोकलिप्स के दौरान उसके पिता एक इन्फेक्टेड ज़ोंबी द्वारा मारे गए थे। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह अपनी गाड़ी में भाग निकला और बियान सिटी पहुंच गया। इसलिए अब उसे किसी रिश्तेदार या परिवार की चिंता नहीं थी। इस बीच लियू मेंकियन अपने परिवार के बारे में सोच रही थी। उसके माता पिता हमेशा कहते थे कि उसे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। उसके भाई की शादी होने वाली थी और लड़की वालों की शर्त थी कि लड़के के पास अपना घर होना चाहिए। इसलिए लियू मेंकियन ने अभी अभी जो घर खरीदा था, उसके माता पिता चाहते थे कि वह उस घर को अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर दे। लेकिन जिस दिन वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने जा रही थी, उसी दिन एपोकलिप्स शुरू हो गया। उसने उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। अब उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके माता पिता और भाई किस हालत में हैं, और सच कहें तो अब उसे इस बात की भी ज्यादा परवाह नहीं थी कि वे जीवित हैं या मर चुके हैं। तो भाई लोग, फिलहाल इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही आगे के न्यू पार्ट्स आएंगे, मैं उन्हें इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन कर लो ताकि अगला पार्ट आते ही आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।